नमस्कार दोस्तों, मैं सुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके पिछले लेक्चर आपके कवर किए जा चुके हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9.13। दोस्तों, इस लेसन का ये लास्ट लेक्चर है, यानी ये लेसन इस लेक्चर के बाद आपका फिनिश हो जाएगा। जैसा सभी को पता है, हमने नॉर्मल डिस्कशन में भी आपको बताया हुआ है हम क्या करेंगे। जब हमने बताया था कि ये लेसन हमारा फिनिश होगा तो हमारे जो बचे हुए 4 लेसन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, इस लेक्चर के बाद जो कल से आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो सारे के सारे लेक्चर होंगे जो बचे हुए 4 लेसन हैं। जब उनको भी कंप्लीट हम कर लेंगे तो आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा और केमिस्ट्री पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, फिनिश हो चुकी होगी। क्योंकि सारा का सारा सिलेबस भी आपके पास होगा, सारी की सारी वीडियोस भी आपके पास होगी, सारे के सारे नोट्स भी आपके पास होंगे और सारा का सारा नॉलेज भी आपके पास होगा। सो दोस्तों, उसी नॉलेज को इंप्रूव करते रहना है। और दोस्तों, आज के लेसन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट लेसन के लास्ट लेक्चर को हम शुरू करते हैं और देखते हैं लेक्चर नंबर 9.13 में हमको क्या पढ़ना है। दोस्तों, लेक्चर नंबर 9.12 तक हमने कवर किया हुआ है। 9.12 में हमने लास्ट में आपको करवाया हुआ था कि कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, जिसमें हमने आपको लगभग 3 रिएक्शंस करवाई हुई थी। वो रिएक्शंस हम उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरीके से सीख भी चुके होंगे। बाकी जितने भी लेक्चर हमने लिए हैं वो भी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ऐसी हम पूरी उम्मीद करते हैं। और सभी लोग इन चीजों में लगे हुए भी होंगे कि रिएक्शंस को कैसे तैयार किया जाए। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर को, लास्ट लेसन के लास्ट लेक्चर को, और देखते हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और भी हैं जो हमारे लिए क्या है, कैसे खास हैं, कैसे कैसे ये रिएक्शंस आती हैं। कई बार रिएक्शंस इस तरीके की पूछी भी गई हैं। सो दोस्तों, उनको भी बिल्कुल हमको करना है। ऐसा नहीं करना है वो क्वेश्चन हमने देखा और स्किप कर दिया कि नहीं ये तो हमें नहीं आ रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है क्लेजन अभिक्रिया। पहली रिएक्शन हमने यहां पर मेंशन करी हुई है क्लेजन रिएक्शन। उसके बाद में हमने मेंशन किया हुआ है विपक्षी एस्टरीकरण। अब दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले हम क्लेजन अभिक्रिया की, यानी क्लेजन जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, किसके द्वारा होती है, इन सभी चीजों की दोस्तों हम बात करने वाले हैं। लिखा है सर, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं युक्त किसी एस्टर के 2 अणु सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कीटो एस्टर बनाते हैं। यानी एक ऐसी अभिक्रिया है, क्लेजन अभिक्रिया जो है वो एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं युक्त किसी एस्टर के, यानी जो एस्टर होगा वो आपको लेना है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। ध्यान रखिएगा, ऐसा एस्टर जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं वही क्लेजन अभिक्रिया देंगे। अगर ऐसे एस्टर आपने ले लिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है तो वो क्लेजन अभिक्रिया नहीं देगा। पहला पॉइंट आपको ध्यान हो गया होगा, सर ऐसा एस्टर लेना है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। तो बताया गया वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं युक्त किसी एस्टर के लेने हैं। ठीक है, क्या लेना है, एस्टर के हमको लेने हैं 2 अणु। कितने अणु लेने हैं, ऐसे एस्टर लीजिए जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। और कितने एस्टर लेने हैं, तो आंसर क्या मिला, 2 अणु लेने हैं। ठीक है, 2 एस्टर आपको लेने हैं। और उपस्थिति किसकी बताई गई, सर कहा गया सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं सर, कीटो एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कीटो एस्टर बनाते हैं। सो क्लेजन अभिक्रिया क्या कहती है सर, क्लेजन अभिक्रिया के द्वारा हमको कीटो एस्टर प्राप्त होता है, पहला बात। दूसरी बात, कीटो एस्टर हमको कब मिलेगा, जब सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति होगी, अच्छी बात है। अब उपस्थिति है तो रिएक्शन कौन करेगा, तो आंसर क्या मिला, सर ऐसा एस्टर होना चाहिए जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। और वो एस्टर के हमको कितने अणु लेने हैं, तो आंसर क्या मिला, सर उस एस्टर के हमको 2 अणु लेने हैं, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए। ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या देंगे, कीटो एस्टर देंगे। और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लेजन अभिक्रिया। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं थियरी तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं रिएक्शन की। हमने कहा सर एस्टर लेना है, 2 अणु उपस्थित होने चाहिए। अब बात करते हैं सर एस्टर का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, RCOO R डैश, यही तो होता था एस्टर।
आर का मतलब यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप लेना है, एक एल्किल ग्रुप यहाँ पर लेना है। सो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया सर, लिया CH3COO C2H5। जरा ध्यान दीजिए, ये R हो गया आपका, ये क्या हो गया R डैश हो गया, और बीच में क्या है COO है कि नहीं है, तो RCOO R डैश क्या कहलाता है, एस्टर कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पर भी हमने क्या लिया, CH3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं R, इसको क्या लिख सकते हैं R डैश। जरा देखिए ये भी एस्टर है और ये भी एस्टर है, और एस्टर के हमने कितने अणु लिए हैं, तो आंसर क्या है सर, एस्टर के हमने यहाँ पर 2 अणु लिए हैं। क्लियर बात, अच्छी बात है सर, ये वाला एस्टर ले लिया, एक एस्टर ये ले लिया, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे सर उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, कहा गया सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या, सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड, ठीक है, अच्छी बात है, हमको चीजें क्लियर हो गई हैं। करना क्या है सर, 2 एस्टर लेने हैं, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति होनी है, और हमको मिलेगा क्या सर, कीटो एस्टर मिलेगा। तो कीटो एस्टर में बताया गया सर CH3 होगा, CO होगा, CH2 होगा, COO होगा, C2H5 होगा, और हमको मिलेगा क्या, C2H5OH होगा। अभी तो ये आपको नहीं समझ में आया होगा सर इतना लंबा कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे, इसका नाम क्या है सर, इसे बोलते हैं कीटो एस्टर। क्या बोलते हैं, कीटो एस्टर। अब जरा ध्यान देते हैं, ये कीटो एस्टर हमको मिलेगा कहां से, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है C2H5OH। कैसे निकाला जाएगा, ये है आपका C2H5, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, C2H5OH करके निकालना है। अब सिंपल सी बात है, क्या हम इस CH3 को कुछ इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं कि नहीं, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, C है, 2 H यहां पर है, 1 H यहां पर है, इसका मतलब क्या हुआ सर, ये CH3 ही तो है, और यहां से हम क्या निकाल दें, C2H5O को निकाल दें, और ये वाला H इसके साथ चला जाएगा। और जरा देखिए C2H5O और मिलके H मिलके क्या बनाएगा, C2H5OH, यही तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल क्लियर बात है। करना क्या है सर, ध्यान दीजिएगा, जो आपको एस्टर लेना है वो 2 एस्टर लेने हैं, और एस्टर कैसा होना चाहिए, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, वही क्लेजन अभिक्रिया देगा, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति होगी। यहां पर किया क्या सर, एक हाइड्रोजन यहां से ब्रेक करके इसके साथ हमने मिला दिया, और क्या बनाया, C2H5OH। अब जरा ध्यान दीजिए, बचा क्या आपके पास, CH3 था, CH3 लिखा, CO बचा हुआ है, CO लिखा, बाकी तो चला गया यहां से। अब आपके पास आगे क्या बचा है सर, CH2 बचा है, CH2 लिखा, COO था, COO लिखा, C2H5 था, C2H5 लिख लिया। अब दोस्तों रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि इतना बड़ा कंपाउंड इतनी छोटी सी रिएक्शन से कैसे आएगा और इसका नाम क्या होगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लेजन रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं विपक्षी स्तरीकरण। दोस्तों विपक्षी स्तरीकरण का एक नाम और होता है, और वो नाम क्या है, नाम लिखा है एल्कोहली अपघटन। यानी हमको क्या देखना सर, इसे विपक्षी स्तरीकरण भी कहते हैं और एल्कोहली अपघटन भी कहते हैं। अपघटन का मतलब क्या होता है सर, टूटना। क्या टूटेगा, एल्कोहल टूटेगा। अब कैसे टूटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको करने के लिए हम कैसे करेंगे सर, ये हमको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद हम रिएक्शन पर आएंगे। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं थ्योरी को और समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है विपक्षी स्तरीकरण। दोस्तों लिखा गया है, किसी एल्कोहल के एस्टर को दूसरे एल्कोहल की अधिकता के साथ गर्म करने पर एक एल्कोहल दूसरे एल्कोहल द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो दोस्तों लैंग्वेज समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सर कहा गया किसी एल्कोहल, कोई सा भी आप एल्कोहल ले लीजिए, एस्टर को, किसी एल्कोहल के एस्टर को दूसरे एल्कोहल की अधिकता में, यानी किसी एल्कोहल का आपको क्या लेना है, एस्टर लेना है, और दूसरे एल्कोहल की अधिकता में आप उसको क्या करिए, गर्म करिए। जब आप उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो एक एल्कोहल जो होगा वो दूसरे एल्कोहल द्वारा क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। अब दोस्तों लैंग्वेज तो क्लियर हो गया, अब इसको रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं। जरा देखिए यहां पर हमने क्या लिया, CH3COO C2H5 लिया है, ये क्या है आपका एस्टर है। अब ये एस्टर जो लिया गया है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, एल्कोहल के साथ। ये कहा गया सर एक एल्कोहल दूसरे एल्कोहल के द्वारा क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो यहां पर भी कहानी क्या होगी सर, कहानी सिर्फ वही होने वाली है, C2H5OH क्या हो जाएगा,
बाहर हो जाएगा और ये वाला CH3 क्या हो जाएगा, यहां पर ऐड हो जाएगा। अब यहां से हुआ क्या, ये वाला CH3 का जो ग्रुप है वो कहां आएगा, इसके साथ आएगा, और ये वाला जो C2H5 है वो किसके साथ चला जाएगा, CH3 की जगह रिप्लेस हो जाएगा। इसे ही तो कहेंगे विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या हुआ सर, CH3 था, COO था, और यहां पर क्या लग गया, आके CH3 लग गया। जरा देखिए CH3 COO CH3 मेथिल एसीटेट इसको बोलते हैं, और C2H5 जब इसके साथ चला जाएगा तो क्या बना देगा, C2H5OH, यानी एक अल्कोहल क्या हुआ, दूसरे के द्वारा क्या कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। और इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही क्या कहते हैं, अल्कोहलीय अपघटन कहेंगे या विपक्षी स्थिरीकरण कहेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये दोनों रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखेंगे हम एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसको देखने के लिए पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, इन रिएक्शंस को हटाएंगे। दोस्तों इन रिएक्शन को हटाने से भी पहले हम आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी देना चाहते हैं, या इंपॉर्टेंट न्यूज सुन लीजिए, या डेली का डायलॉग आप समझ लीजिए। डेली का डायलॉग क्या रहता है मेरा, सर यहाँ पर जितनी भी चीजें हम डिस्कस करते हैं वो सभी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं, वो सभी चीजें हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको मिल जाती हैं। जैसा कि सभी को पता रहता है, वो हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया जाता है, लिंक पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, PDF को डाउनलोड करते हैं और नोट से पढ़ाई। अब आगे आप, हमने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, अब आगे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हम लोग पढ़ाई क्या करेंगे, जरूर करेंगे। सो दोस्तों पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, पढ़ते रहेंगे तभी बढ़ेंगे आगे, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे कैसे। सो दोस्तों हटाते हैं रिएक्शंस को और बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। सो दोस्तों बात करते हैं हमारी अगली रिएक्शन क्या है, लिखा है अम्लांशन या एसिडोलिसिस। क्या होता है अम्लांशन और क्या होता है एसिडोलिसिस, ये दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं, या तो अम्लांशन आएगा या एसिडोलिसिस आ जाएगा। क्या होती है इसकी रिएक्शन, क्या होती है इसकी थ्योरी, इसको भी हम समझेंगे। ये भी बिल्कुल जैसे अभी हमने एक रिएक्शन करवाई है उसी तरीके से मिलती जुलती है। देखेंगे जरा, लिखा है किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के एस्टर को, यानी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए और एक एस्टर लीजिए को दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अधिकता के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। यहां पर भी हम क्या करने वाले हैं, गर्म करने वाले हैं। तो होगा क्या, गर्म करने पर एक अम्ल दूसरे अम्ल द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। जिस तरीके से हमने अल्कोहलीय अपघटन पढ़ा था, एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल द्वारा विस्थापित हो जाता है, इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको रिएक्शन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि एक कार्बोक्सिलिक दूसरे कार्बोक्सिलिक के द्वारा या एक अम्ल दूसरे अम्ल के द्वारा विस्थापित कैसे होगा। सो दोस्तों लिखा हुआ है, यहां पर हमने क्या लिखा, एथिल एसीटेट, फॉर्मूला CH3COO ये है क्या आपका एस्टर ही तो है। एसीटेट कौन सा एसीटेट है सर, एथिल एसीटेट है, इसको बोलेंगे क्या, एस्टर बोलेंगे, नो प्रॉब्लम। अब रिएक्शन किससे कर रहा है, ब्यूटेरिक एसिड, यानी ये है क्या आपका एक तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहां पर भी क्या होगा सर, ये वाला C2H5 कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, और ये जो C3H7 है यानी एक दूसरे के द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो C2H5 कहां गया, एक सेकेंड, हाँ जी, तो यहां से क्या हुआ। सो दोस्तों यहां पर होगा क्या, एक अम्ल जब हम उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर एक अम्ल दूसरे अम्ल द्वारा क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। अब ये विस्थापित हो रहा है तो इसको एक रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं कि एक अम्ल दूसरे अम्ल के द्वारा कैसे विस्थापित होगा। सो दोस्तों यहां पर हमने क्या लिखा है, एथिल एसीटेट, ये क्या है आपका एथिल है, ये क्या है एसीटेट है। अगर ध्यान से देखिए तो ये आपका क्या है, एस्टर है। ये एस्टर किससे रिएक्शन करेगा, ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड है क्या, ये एक तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें होगा क्या सर, एक दूसरे के द्वारा क्या होगा, विस्थापित होगा, यानी ये CH3 कहां आएगा, यहां आएगा, और C3H7 कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। यही तो लिखा है, एक अम्ल दूसरे अम्ल द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। C3H7 यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, C3H7 COO C2H5 था, C2H5 लगा दिया। अब यहां से जो CH3 था, जब C3H7 यहां से गया तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल गया। इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो यहां पर हमने ये समझा कि अम्लांशन या एसिडोलिसिस में भी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और क्या करते हैं, एक एस्टर की रिएक्शन कराते हैं, इसमें एक अम्ल दूसरे अम्ल के द्वारा विस्थापित हो जाता है। जैसा हमने अल्कोहलीय अपघटन में पढ़ा था,
या हम क्या कहते हैं इस तरीके से, वहां पर भी हमने क्या कहा था, एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के द्वारा क्या हो जाता था, विस्थापित हो जाता था। कुछ इसी तरीके से मिलती जुलती रिएक्शन ये भी है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इन चीजों की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो रिएक्शंस आपको रिकॉल रहेंगी और बहुत ही अच्छी से आप रिएक्शंस को कर भी पाएंगे। अब दोस्तों बढ़ते हैं, बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि नायलॉन 6 और नायलॉन 6 क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो दोस्तों ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, या हम कह सकते हैं बढ़ते हैं दोस्तों बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों इसको हटाते हैं और देखते हैं नायलॉन 6 क्या होता है और नायलॉन 6 क्या होता है। सो दोस्तों बात करते हैं नायलॉन 6 की, जिसमें हम ये देखेंगे पहले कि नायलॉन 6 क्या होता है, इसकी रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नायलॉन 6 क्या होता है और उसकी रिएक्शन क्या होती है। सो दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और लिखा गया है यहाँ पर नायलॉन 6। पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लिखा है नायलॉन 6 जो होता है कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। अब दोस्तों कैप्रोलैक्टम के क्या होता है, बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। अब ये बहुलीकरण भी एक लेसन है आपका, ठीक है। कैप्रोलैक्टम के बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त होता है, अतः कैप्रोलैक्टम का जल अपघटन करने पर एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। दो चीजें ध्यान रखिएगा, जो नायलॉन 6 होता है वो कैप्रोलैक्टम के द्वारा प्राप्त होता है और उसका क्या करते हैं, जब हम कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है सर, एमिनो एसिड प्राप्त होता है। उसके बाद क्या होगा, अतः कैप्रोलैक्टम का जल अपघटन करने पर हमको क्या मिलता है, एमिनो एसिड, जिसमें 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, कहा गया 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, नायलॉन 6 कहते हैं। नायलॉन 6 का मतलब क्या है, उसमें 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होने के कारण ये एक प्रकार का एमिनो एसिड होता है। इसमें 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसे नायलॉन 6 कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कैप्रोलैक्टम का। ये रहा आपका फॉर्मूला। यहाँ क्या लिखा गया सर, जरा देखिए, ये क्या है, एमिनो एसिड का पूरा कैप्रोलैक्टम है। यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, 6 कार्बन की श्रृंखला है। अब यहाँ पर क्या है सर, NH लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये कैसी चेन है, यह आपकी क्लोज चेन है। जब नायलॉन 6 प्राप्त होता है तो ये ओपन चेन में मिलता है और कुछ इस तरीके से आपको नजर आता है। तो यहाँ पर था NH, ये NH रहा। C2H5 कितनी बार है, सॉरी CH2 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 1 5। CH2 है आपका 5 बार और आपके पास क्या है, CO है। यहाँ पर हमने CO लगा दिया और इस तरीके से आपकी चेन क्या होती रहती है, चलती रहती है। सो इसे ही बोलते हैं हम नायलॉन 6 कहते हैं। दोस्तों इसे ही क्या कहेंगे, नायलॉन 6 कहेंगे। 6 क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणु कितने हैं, 6 कार्बन परमाणु हैं। ये एक प्रकार का आपका एमिनो एसिड है जिसमें 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नायलॉन 6 कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं नायलॉन 6 क्या होता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखेंगे नायलॉन 6। सो दोस्तों पहले नायलॉन 6 को हटाते हैं, फिर बढ़ते हैं नायलॉन 6 की तरफ। दोस्तों बात करते हैं नायलॉन 6 के बारे में। क्या होता है नायलॉन 6 और ये कैसे बनाया जाता है। लिखा है यहाँ एडिपिक अम्ल, कौन सा एसिड बताया गया सर, एडिपिक एसिड बताया गया। यह एडिपिक एसिड तथा हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, इन दो चीजों को ध्यान रखिएगा। हेक्सामेथिलीन डाईएमीन का क्या है, सहबहुलक है, ठीक है। समबहुलक, सहबहुलक, ये सब बहुलक वाला चैप्टर है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। लिखा है यह एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन डाईएमीन का सहबहुलक है, ठीक है। इसके प्रत्येक एकलक में, एकलक को बोलते हैं दोस्तों मोनोमर, ये सारी चीजें होती हैं। प्रत्येक एकलक में 6 कार्बन परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी इसके जो प्रत्येक एकलक होता है उसमें 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसे नायलॉन 6 कहते हैं। वहां पर 6 क्यों बोला था, क्योंकि वहां पर 6 कार्बन परमाणु उपस्थित थे, इसीलिए उसको 6 बोला था। और इसमें बताया गया इसके प्रत्येक एकलक में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नायलॉन 6 बोलते हैं। अब दोस्तों क्या बताया गया, एडिपिक एसिड लीजिए और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन लीजिए। ये रहा आपका एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल। ये हमने क्या लिया, यहाँ पर एडिपिक अम्ल लिया और ये आपका क्या है, हेक्सामेथिलीन
हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ये रहा आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है। अब ये एडिपिक एसिड क्या करेगा, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, नायलॉन 6,6। अब यहां से होगा क्या सर, सिंपल सी बात है, H2O निकलेगा। एन टाइम हम एडिपिक एसिड भी ले रहे हैं और एन टाइम हम हेक्सामेथिलीन डाइएमीन भी ले रहे हैं। एन टाइम्स यानी कितने भी टाइम हम ले सकते हैं। एन टाइम हमने क्या लिया, एडिपिक एसिड, और एन टाइम हमने क्या लिया, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। अब यहां से होगा क्या सर, सिंपल सी बात है, यहां से H2O निकलेगा, यहां से H2O निकलेगा। जितना टाइम आप लेते रहेंगे उतना ज्यादा उसका H2O निकलता रहेगा। अब यहां से हमने किया क्या सर, ये बताया गया जो O2H होता है, O2 है, यहां पर हमने क्या किया, एक OH बाहर कर दिया, जो एक O है वो किसके साथ लगा दिया, कार्बन के साथ लगा दिया। कुछ इस तरीके से इसको लिखा, फिर CH2 लिखा था, CH2 का होल 4 बनाया। फिर यहां पर क्या किया, फिर क्या किया हमने, CO लिखा। CO लिखने का मतलब क्या हुआ सर, एक O यहां बचा और एक H बचा। ये एक O और एक H, और यहां से एक H निकल के क्या बना देगा, H2O बना देगा। जब एक H यहां से निकल गया तो यहां क्या बचा, NH बचा कि नहीं, तो देखिए जरा यहां पर NH लगा दिया। NH के बाद में CH2 कितनी बार था, 6 बार है, 6 बार हमने लिख दिया। फिर सिंपल सी बात है सर, इस तरीके से आगे भी आपका क्या आएगा, एडिपिक एसिड आएगा। तो यहां से NH2 से एक हाइड्रोजन निकल के उस वाले OH के साथ मिलके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, NH बचेगा। इसका मतलब यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं सर, NH2 का एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, जो अगला हमारा एडिपिक एसिड आएगा उससे जुड़ के ये यहां से क्या बना देगा, H2O बना देगा। वही यहां पर दिखा रहा है सर, यहां पर OH का मतलब क्या है, जो NH का एक हाइड्रोजन होगा वो इसके साथ मिलके क्या बना देगा, H2O बना देगा। तो सिंपल सी बात है, करना क्या है, यहां से H2O को निकालना है। यहां पर हमने एन टाइम दिखाया हुआ है, आप केवल इन दो प्रोसेस में H2O को निकाल दीजिए, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, नायलॉन 6,6 मिल जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इस रिएक्शन की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी और नोट से पढ़ाई करते ही रहेंगे। सो दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेसन का लास्ट लेक्चर यही था। इसके बाद मिलेंगे हम, जो हमारे 4 लेसन बचे हुए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।